डियर स्टूडेंट्स, दुर्गा ट्यूटोरियल के फेसबुक लाइव क्लास में आपका स्वागत है। हम आपको प्रतिदिन 7 से 8 के बीच में 10th क्लास का हिंदी पढ़ाते हैं। हम आपको अभी तक पदखंड की सारी कविताएं पढ़ा चुके हैं। वर्णिका पुस्तक की 5 कहानियां और उनका प्रश्न उत्तर भी पढ़ा चुके हैं। गद्य खंड के 5 पाठ आपको पढ़ा चुके हैं। आज गद्य खंड का 6ठा पाठ है। इस पाठ का शीर्षक है बहादुर। बहादुर एक कहानी है, लेकिन कहानी को पढ़ने के पहले आइए आपको हम थोड़ा सा लेखक का परिचय बतलाते हैं। तो इस कहानी के लेखक अमरकांत जी हैं और इनका जन्म जुलाई 1925 में नागरा नामक गांव में, जो बलिया उत्तर प्रदेश में है, हुआ था। ये हाई स्कूल बलिया से इंटरमीडिएट की शिक्षा प्राप्त किए। उसके बाद 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, उसमें ये शामिल हो गए। 1946 में सतीश चंद्र कॉलेज बलिया से इंटरमीडिएट किए। 1947 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए किए और 1948 में आगरा के दैनिक पत्र सैनिक के संपादकीय विभाग में ये नौकरी करने लगे। वहीं से ये प्रगतिशील लेखक संघ में शामिल हुए और फिर कहानी लेखन का काम शुरू किए। बाद में ये अमृत बाजार पत्रिका, ये वही अमृत बाजार पत्रिका है जिसका एबीपी न्यूज चैनल है। आज भी ये जो है मीडिया हाउस बरकरार है। भारत, कहानी, मनोरमा आदि पत्रिकाओं के ये संपादकीय विभाग में काम किए। सच में नई कहानी के क्षेत्र में इनका योगदान जो है अद्वितीय है। इनकी कहानियों में मध्यम वर्ग की झलक देखने को मिलती है। इनकी कहानियां जिंदगी के हकीकत का बयां करती है। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। अब बात करते हैं हम कहानी की। तो कहानी कार जो है हमारे अमरकांत जी, ये मध्यम वर्गीय परिवार में नौकरों के साथ किस तरह का व्यवहार होता है, किस तरह से स्वागत होता है, उसी की घटना का वर्णन करते हुए ये कहानी लिखे हैं। इनकी पत्नी जब भी कहीं जाती थी, अपने समकक्ष लोगों के यहाँ नौकर देखती थी और नौकर चाकर का सुख जब देखती थी, लोग कितना सुख भोगते हैं नौकरों की बदौलत, तो इनसे बार बार ये शिकायत करती थी कि हमारे भाग्य में तो कोई नौकर है नहीं, हमारे जीवन में तो अच्छे दिन नहीं आने वाले हैं। तो ये कहते थे घबराओ मत, हम उसकी व्यवस्था करेंगे। ये अपने साले साहब से एक बार बोले कि देखिए कोई अच्छा नौकर मिले तो हमको बताइएगा। एक दिन इनके साले साहब एक बच्चे को लेकर आए। वह बच्चा गोरा रंग का था, ठीगना शरीर वाला था और चकैत शरीर था, चपटा मुंह था, सफेद नेकर और हाफ बाह की कमीज और भूरे रंग का जूता पहने हुए था और गले में स्काउटों की तरह
रुमाल बांधे हुआ था। उसके पिताजी फौज में नौकरी करते थे लेकिन मारे गए थे। माँ जो थी थोड़ा सा गुस्सैल स्वभाव की थी। एक दिन बहादुर ने भैंस को मार दिया तो उसकी माँ ने उसकी पूरी धुलाई कर दी और उसके बाद वह नाराज हो गया और घर छोड़कर भाग चला। उसका नाम दिल बहादुर था, लेकिन लेखक की बीवी जो थी निर्मला जी को थोड़ा सा दिल बहादुर कहना अच्छा नहीं लगा, इसलिए उन्होंने बहादुर के नाम से दिल शब्द को काट दिया और बोली कि हम तुमको बहादुर कह के बुलाएंगे। उसको तरह तरह के हिदायतें दी गई, समझाया गया ऐसे काम करना है वैसे काम करना है। खैर वो हंसमुख मिजाज का लड़का पूरी तन्मयता से परिवार के सभी सदस्यों का सेवा करने लगा और निर्मला जो थी उसकी जिंदगी सुखी हो गई। यहाँ तक कि पड़ोस वाले को दिखाने के लिए, जनाने के लिए तरह तरह की बात करती थी। कहती थी बहादुर आजा खा ले, ये अच्छा भोजन कर ले, मैं ऐसी वैसी नहीं हूं जो नौकरों को नौकर की तरह खाना देती हूं। मैं हमदर्दी जताती हूं। और बहादुर भी निर्मला को माता जी कह के बुलाता था, इसलिए निर्मला को भी थोड़ा अच्छा लगता था। सब लोग खुशी पूर्वक रह रहे थे। बहादुर लेखक को भी बाप की तरह मानता था, निर्मला को भी माँ की तरह मानता था। लेकिन लेखक का जो बड़ा बेटा था उसका नाम किशोर था। वह थोड़ा शान शौकत और रोब दाब से रहने का कायल था और वो बहादुर के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता था। बहादुर को कई बार छोटी छोटी बातों पर पीट देता था और बेचारा मार खाकर भी बहादुर चुपचाप रहता था। लोग किशोर को माना भी करते थे। यहाँ तक कि लेखक जब शाम को घर लौटते थे तो बहादुर कहता भी था कि बाबूजी भैया आज हमको मारा है, हमको गाली दिया है। लेकिन लेखक उसको समझाते थे कि अच्छा घबराने की बात नहीं है। मजे की जिंदगी चल रही थी। एक दिन एक अजीबोगरीब घटना घटी। लेखक के घर में एक अतिथि दंपति आए। पत्नी बच्चों को कुछ देना नहीं चाहती थी, न लेखक के घर में कोई मिठाई लेकर आई थी। वह कुछ देर आने के बाद पाखंड शुरू की कि मेरा रुपया गायब हो गया, मैं लाई थी बच्चों को देने के लिए पैसा, इसमें से देती, थोड़ा मिठाई खरीद के लाती, लेकिन मेरा बटुआ ही गायब हो गया, मेरा पैसा गायब हो गया, अब मैं क्या करूं। अब तो इल्जाम किसी पर लगाया नहीं जा सकता था, आरोप किसी पर लगाया नहीं जा सकता था। एक बेचारा बहादुर ही तो बाहर का ठहरा। जो महोदय आए थे अतिथि के रूप में, उन्होंने कहा कि जरूर आपके नौकर का काम होगा। बहादुर को बुलाया गया, पूछा गया कि रे बहादुर पैसा देखा है तो दे दे। लेखक से वो बोला कि बाबूजी मैं सच कहता हूँ, हमने पैसा नहीं लिया, हमने कुछ देखा भी नहीं है, मैं जानता भी नहीं। लेकिन अतिथि महाराज कहे कि ये सब ऐसे नहीं मानते हैं, इनको पुलिस के हवाले कर दीजिए तब ये सुधरेंगे। खैर पुलिस के हवाले तो लोगों ने बहादुर को नहीं किया, लेकिन बहादुर की लेखक ने भी पिटाई कर दी। उस दिन से वह दुखी रहने लगा। वो मेहमान जो थी चली गई,
लेकिन निर्मला का व्यवहार भी बहादुर के प्रति रूखा हो गया। जो निर्मला बहादुर को अपने हाथ से बनाया हुआ खाना देती थी, वह अपने लिए तो रोटी बना लेती थी, लेकिन बहादुर को कहती थी कि जा अपने लिए रोटी बना ले। एक दिन बहादुर रोटी नहीं बनाया, बेचारा भूखे सो गया। किशोर तो पहले भी मारता था, अब और भी उसको मारपीट करने लगा। सबके सब जो थे बहादुर से दुर्व्यवहार करने लगे। अचानक एक दिन यह हुआ कि बहादुर बिना किसी से कुछ कहे घर से भाग गया। शाम को लेखक लौटते हैं, घर में उदासी छाई हुई है, लगता है कोई मातम छा गया हो। निर्मला दुखी होकर बैठी थी। अब तो जो भी बहादुर काम करता था सब अपने सर पे आ गया था। सबकी गर्मी शांत हो गई थी। लेखक पूछे क्या हुआ, क्यों सब मुंह लटकाए बैठे हो? वो बोली बहादुर तो भाग गया। वो बोले कि तुम लोगों ने देखा नहीं? वो बोली किशोर बस पड़ाव तक यानी बस स्टैंड खोजने गया, सब जगह खोजा लेकिन मिला नहीं। फिर पूछे कुछ लेकर भी भागा है, कुछ लेकर गया है? निर्मला कहती है यही तो अफसोस की बात है कि वह कुछ लेकर नहीं गया है, लेकर जाता तो कोई बात थी। यहाँ तक कि अपना सामान भी वो छोड़ गया है। अब इस पर चर्चा होती है तो निर्मला कहती है कि बहादुर चोर नहीं था। तो बोले कि जो वो कह रही थी कि मेरा पैसा चोरी हो गया, वो उसकी सच्चाई क्या थी? तो बोली कि वो तो बहाना बनाई थी कि उनको कुछ देना ना पड़े, कुछ लाना ना पड़े, वो तो पाखंड की थी। इस पर लेखक को अपने आप पर पछतावा होता है। वो बोले तब तुमको हमको कहना चाहिए था, बहादुर को नहीं मारना चाहिए था। अब जब बहादुर चला गया तो सब लोग अफसोस कर रहे हैं और ये कहानी किसी मंजिल तक नहीं पहुंची। बहादुर कहाँ गया, कैसे गया? लेकिन सबको अफसोस देकर गया, रहा तो सबको खुश करके रखा, सबका सेवा किया। इसलिए लेखक के परिवार के लिए यह कहानी दुखांत ही कही जाएगी। और यह कहानी में यह संदेश मिलता है कि एक छोटा आदमी, सेवक आदमी सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है। अच्छा खाना मत दीजिए, बर्दाश्त कर लेगा। थोड़ा रूखा व्यवहार कर लीजिए, बर्दाश्त कर लेगा। लेकिन जब आप उसके ईमान को उससे छीनिएगा, एक ईमानदार को जब आप बेईमान कहेंगे, तो लगता है कि आपने तो उसका जमीर ही छीन लिया। फिर लगता है कि मेरा तो सब कुछ लूट गया। एक गरीब का जब ईमान लूटता है तो गरीब ऐसे दुखी होता है जैसे लगता है कि सांप से मनी छीन ली गई हो। बहादुर के साथ भी ऐसा ही हुआ और बहादुर सब सितम सहता था, लेकिन ये आरोप उसके लिए असह्य था और बहादुर इसी कारण से घर छोड़कर चला गया। इसके साथ ये आपकी बहादुर कहानी जो है समाप्त होती है। अब हम इस कहानी में आए हुए कुछ प्रश्नों की चर्चा करेंगे। प्रश्न और उत्तर आपको हम बताएंगे और महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर का हम एक वीडियो जो है आप लोग के लिए जारी करेंगे अपने YouTube चैनल पर। उसको पढ़ा भी देंगे परीक्षा नज़दीक आने पर। अभी हम लगभग सभी प्रश्नों को आपके लिए शामिल कर रहे हैं। आइए पहला प्रश्न उठाते हैं। उसके पहले आपको एक विशेष सूचना दे दें कि आप
इस लेक्चर का वीडियो हमारे YouTube चैनल पर पुनः देख पाएंगे। हमारे YouTube चैनल का सर्चिंग वर्ड है दुर्गा ट्यूटोरियल सरोज मिश्रा। हम आपके लिए वहाँ से कई लिंक उपलब्ध कराए हैं और हमारा वेबसाइट भी है उपलब्ध, जिसका पता है www.durgatutorial.com। आप डॉट लगाना मत भूलिएगा, नहीं तो आपको परेशानी होगी। इसलिए हम कमेंट बॉक्स में अपने साइट का भी पता दे देते हैं। हमारे साइट के जरिए भी आप YouTube चैनल पर पहुंच सकते हैं और डायरेक्ट हमारे YouTube चैनल पर पहुंच सकते हैं। वहां 10वां क्लास के लिए बहुत सी अध्ययन सामग्री आपको मिलेगी। अब हम बात करते हैं प्रश्न और उत्तर की। लेखक को क्यों ऐसा लगता है कि उस पर एक भारी दायित्व आ गया हो? तो लेखक के सामने जो नौकर के रूप में बहादुर को पेश किया जाता है, तो उसे सोचकर भारी दायित्व का बोध होता है कि अब उसके ऊपर उस नौकर के रूप में रहने वाले लड़के के जीवन की सारी जिम्मेवारियां आ पड़ी हैं। यानी कि लेखक जब बहादुर को नौकर के रूप में रखते हैं तो उन्हें साथ साथ ये भी एहसास होता है कि उस लड़के का खाना रहने का इंतजाम करना, उसको कुछ पैसा देना, इन सब की बीमार पड़ेगा तो इलाज कराना, उसकी सारी जिम्मेवारी उन पर आ पड़ी है। अपने शब्दों में पहली बार दिखे बहादुर का चित्रण कीजिए। तो बहादुर एक नेपाली लड़का था। वह आंखों को मलकाते सामने खड़ा था। उसकी उम्र 12-13 साल की थी। उसका शरीर चकई ठिगना, रंग गोरा, मुंह चपटा था। वह सफेद नेकर आधी बाह का कमीज पहने था। पैरों में भूरे रंग का जूता था और गले में जो है रुमाल बांधे था। लेखक को ऐसा क्यों लगता है कि घर में नौकर रखना जरूरी हो गया है? तो जब लेखक ने अपने रिश्तेदारों और सगे संबंधियों के यहाँ नौकरों को देखा और देखा कि लोग नौकर के चलते कितने मौज मस्ती से रहते हैं, तो उनकी पत्नी निर्मला जो है बार बार कहने लगी कि क्या मेरी जिंदगी है, आप मेरे लिए एक नौकर का भी व्यवस्था नहीं कर पाए। इस पर वह सोचने को बाध्य हो जाता है कि अब उसे भी नौकर रखना जरूरी है। साले साहब से लेखक को कौन सा किस्सा असाधारण विस्तार से सुनना पड़ा? तो लेखक को साले साहब से नेपाली छोकरे बहादुर के घर से भागने का किस्सा असाधारण विस्तार से सुनना पड़ा। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? तो बहादुर के पिता जीवित नहीं थे। उसकी माँ ही घर को चलाती थी, जो स्वभाव से गुस्सैल होने के कारण बहादुर को बड़ी मारती पीटती थी। एक दिन जब उसने अपनी भैंस के पीटे जाने के कारण बहादुर को बड़ी बेदर्दी से मारा पीटा, तो वह तंग आकर घर से भाग निकला। इसको एक बार और समझिए कि बहादुर के पिता जीवित नहीं थे, माँ जो थी गुस्सैल स्वभाव की थी। एक दिन बहादुर ने भैंस को मार दिया। अब उसकी माँ कही कि जितना तू भैंस को पीटा है उतना मैं तेरे को पीटूंगी, और उसको बड़ी मार मारी और बेरहमी से मारी। इस पर बहादुर माँ से नाराज हुआ और घर छोड़ के भाग चला। बहादुर के नाम से दिल शब्द को क्यों उड़ा दिया गया? जैसा मैं आपको कहानी बताना शुरू किया था, तब बहादुर के नाम से दिल शब्द का उड़ाया जाना कुछ बातों की ओर संकेत करता है। पहली बात तो यह थी कि दिल बहादुर थोड़ा सा बड़ा नाम लगता है
और उसमें दिल हटा देने से छोटा थोड़ा नाम छोटा हो गया, इसलिए पुकारने में आसानी हुई। और प्रायः ऐसा देखा जाता है कि लोग बड़े नामों को इस प्रकार छोटा कर देते हैं। फिर भी यह भी गांव भर के नौकरों के लिए ऐसे ही विशेषण संज्ञा रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। बहादुर के आने से लेखक के घर और परिवार के सदस्यों पर क्या प्रभाव पड़ा? तो लेखक की पत्नी और लेखक थोड़ा अपने को ऊंचा समझने लगे, शान शौकत वाला समझने लगे, और घर के परिवार के जो बच्चे थे वो आराम पसंद हो गए, उनकी पत्नी भी आराम पसंद हो गई। बहादुर पर ही चोरी का आरोप क्यों लगाया जाता है और उस पर इस आरोप का क्या असर पड़ता है? तब बहादुर उस घर का नौकर था, कमजोर प्राणी था, अतः उस पर रिश्तेदारों द्वारा चोरी का आरोप लगाया जाता है, हमने पहले भी बताया। किंतु इस आरोप से बहादुर अंदर ही अंदर टूट जाता है और अंततः घर से भाग भी जाता है। बहादुर के चले जाने के बाद सबको पछतावा क्यों होता है? तब बहादुर लेखक का नौकर था, बड़ा मन से घर का काम करता था, सबको सुख देता था, लेकिन परिवार वाले उसको अच्छा व्यवहार नहीं कर पा रहे थे और वह चुपचाप चला गया, कुछ भी लेकर नहीं गया। इससे परिवार वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ, वो लोग पछताव की अग्नि में जलने लगे। इस कारण से सबको पछतावा हुआ। निर्मला को बहादुर के चले जाने पर किस बात का अफसोस हुआ? तो निर्मला को बहादुर के चले जाने पर मुख्य रूप से इस बात को लेकर अफसोस हुआ कि बहादुर चोर नहीं था, जबकि उस पर चोरी का इल्जाम लगाया गया है और इसके कारण उसके साथ बेरुखी से पेश लोग आए हैं। इस बात का निर्मला को अफसोस था। कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। लेखक ने इसका शीर्षक नौकर क्यों नहीं रखा, बहादुर ही क्यों रखा? तो इसमें बहादुर का चरित्र ही सर्वोपरि है। लेखक ने उसके चरित्र के सभी पक्षों को गहरी आत्मीयता और तटस्थता के साथ चित्रित किया है। यद्यपि बहादुर नौकर था, पर लेखक ने इसका शीर्षक नौकर न रखकर बहादुर रखा, क्योंकि नौकर बहादुर शीर्षक के कारण उसका वर्गत ही नहीं, व्यक्तिगत विशेषता भी उभर कर सामने आती है। इसके साथ ये आपका पाठ समाप्त होता है। कल 7वां पाठ जो है हम आपको फिर पढ़ाएंगे। उस पाठ का नाम है परंपरा का मूल्यांकन। ये 6ठा पाठ आपका समाप्त हुआ। आप हमारे इस लेक्चर को हमारे YouTube चैनल पर दोबारा देख पाएंगे और वहाँ पर हम आपको कुछ नोट्स भी उपलब्ध कराएंगे। तो फिर कल हम शाम 7 से 8 के बीच में मिलते हैं। हमारा प्रयास रहता है कि आपसे 7 बजे मिल जाएं, लेकिन किसी कारण से कभी 2-4-10 मिनट लेट भी होता है। तो फिर कल मिलते हैं इसी वक्त 7 से 8 के बीच। तब तक के लिए आप सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोग नियमित रूप से हमारे लेक्चर को सुन रहे हैं और उम्मीद है इसे आप लाभ भी उठाएंगे। और आप हमारे YouTube चैनल पर आइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और वहाँ पर अन्य भी और अध्ययन सामग्रियाँ हैं, उसका फ़ायदा उठाइए। सामाजिक विज्ञान का जो है वहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेट हम लोग पढ़ा रहे हैं, जो आपके लिए परीक्षा के ख्याल से बहुत महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। आज आप जानते हैं कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है 50% होता है, आधी तैयारी आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से होती है, इसलिए आप उसको नज़रअंदाज मत कीजिएगा। और 8 बजे से 12 क्लास का प्रीमियर है, 2-2 वीडियो, इसलिए हम फिर मिलते हैं कल आपके साथ। तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद।
थैंक यू।